हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हमने जो क्लास 8 की ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया है उसमें यह हम लोग का अगला पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, और इसके बाद से एक और पार्ट बनेगा और ये चैप्टर हम लोग लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या थे, प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो बन गया है। अब इसके बाद से हम कुछ ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ मैंने जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो वितरण है, मतलब कहाँ कहाँ पर, मतलब कुछ अलग अलग जगहों पर भी कुछ खास प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, ऐसा आखिर क्यों होता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो उपयोग है, यूज है, सब देश एक समान नहीं करता है। ठीक है, इसमें कुछ कारण है काहे नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को आज ये वीडियो हमारा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आज का वीडियो है इसका टॉपिक क्या है जी, इसका टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। ये क्लास 8 का इकाई चैप्टर फर्स्ट है और नाम क्या है जी इसका, संसाधन रिसोर्सेज नाम है, और ये क्या है, पार्ट 5 इसका वीडियो है। ठीक है, चलिए तो देखिए टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। अब इसमें देखिए क्या है कि जो मान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर सब जगह एक समान रूप से नहीं पाई जाती है, कहीं पर अधिक पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है। तो वही लिखा गया। आखिर इसका कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है। तो देखिए क्या है कि स्थल स्वरूप जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है ना, उसमें क्या है वह हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर मैदानी भाग है तो कहीं पर पर्वत है और कहीं पर पठार है। ठीक है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर उससे छोटे हुए मैदान क्या है, पठारी चट्टान के रूप में पठारी भाग फैला हुआ है। तो कहीं पर केवल आपके चारों बगल मैदानी भाग है जहाँ पर खेती होती किया जाता है। इस तरह का ठीक है पृथ्वी का क्या है जी कि स्थल स्वरूप है। और इसी के कारण क्या है ना, जो संसाधन है ना वो हर जगह एक समान नहीं है। जैसे कि क्या है जी कि आपका जो मैदानी भाग है वहाँ पर संसाधन जो खनिज पदार्थ है, जो खनिज है वहाँ पर खनिज नहीं मिलता है। जो पठारी भाग है, जो चट्टानों वाला इलाका है वहाँ पर आपको खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर आपको नदी, वहाँ पर आपको जल मिलता है और साथ ही आपको जंगल उंगल पेड़ पौधे वन वहाँ पर अधिक मिलते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ कारण है, इसी के बारे में हम लोग का आज का ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले लिखे हैं कि स्थल स्वरूप में भिन्नता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, कि स्थल स्वरूप का मतलब जो पृथ्वी का धरातलीय भाग है, ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है और कहीं पर मैदानी भाग है, तो उसी को स्थल स्वरूप में भिन्नता क्या है कि अलग अलग है। सब जगह ऐसा थोड़ा है कि सब जगह जमीन एक समान है, कहीं पर ऊंचाई पर है तो कहीं पर क्या है जी नीचे वाले नीचा स्थान है। ठीक है, तो उसी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण का मतलब होता है कि कहाँ उसको मैंने बांट देना है, ऐसा समझिए कि क्या अगर उसको बांट देना, वितरण कर देना। ठीक है, तो क्या जी असमान है। असमान का मतलब कि एक जैसा नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो यही कह रहे हैं कि असमान है। ठीक है, उसके बाद से जैसे कि लिख रहे हैं कि कहीं पर पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार है, मतलब कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, मैंने पर्वत है। उसके बाद से क्या, कहीं पर उससे कम थोड़ा सा ऊंचाई पर है जो बहुत समतल है, फैला हुआ है, वो पठार के रूप में है। और कहीं पर ना तो पर्वत है ना पठार है, केवल मैदानी भाग है जहाँ पर हमको केवल खेती किया जाता है, खेती करते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं। तो इस तरह का भाग है। अब देखिए कौन कौन से इलाके में किस तरह के संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या है जी कि पहाड़ एवं पठार, जो भी पहाड़ों है, मैंने पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया और प्लेट्यू हो गया, पठार हो गया, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमको वन पाए जाते हैं। क्योंकि जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, वो पहाड़ों पर और पठारों वाले इलाके में ना, पठारी इलाके में ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। थोड़ा समतलीय माने इलाके के जो खेती वाला जो होता है मैदानी भाग की अपेक्षा। क्योंकि देखिए मैदानी भाग में जंगल का है नहीं अधिक मिलता है। देखिए मैदानी भाग में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि की जाती है। और कृषि करने के लिए हमको पेड़ पौधा जो रहते हैं उसको कटाई करना पड़ता है। जो जंगल रहता है, जंगलों को साफ करके हम जो कृषि में जो मिट्टी होता है, जो वहाँ का भूमि होता है, उसको हम लोग कृषि योग्य बनाते हैं। तो जंगल को साफ करते हैं तो क्या होता है, कृषि करने के लिए हमको जंगल को काटना पड़ता है। जंगल को काटेंगे तो जंगल की क्या होगा, संख्या कम होगा, वो कम उसका विस्तार होगा। इसीलिए क्या है ना कि मैदानी भागों में वन कम मिलते हैं, जबकि यहाँ पहाड़ और पठार पर यहाँ पर वन क्या होते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद से लिखे हैं कि पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में आपको खनिज सबसे अधिक मिलता है। जहाँ में से
जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कि छोटा नागपुर का पठार, आपको इसके पहले भी हम पढ़ाए थे, संसाधनों का जब वर्गीकरण कर रहे हैं, बांट रहे थे, तो वहाँ पर पढ़ाया गया था कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र का आपका कोयला है स्थानिक संसाधन है, वह किसी विशेष स्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहाँ लगभग उसको मतलब मैक्सिमम है, लगभग सभी प्रकार के खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो भी पठारी इलाका है वहाँ पर बहुत सारे खनिज, माने खनिज के मामला में पठार वाला इलाका बहुत ज़्यादा क्या है, धनी है, वहाँ पर सब खनिज मिलते हैं। तो यही कह रहे हैं पठारी क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं। इसके बाद से लिखे हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र, देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधा नहीं मिलता है और खनिज भी उतना नहीं मिलता है। वहाँ पर एक चीज़ सबसे अधिक मिलता है जिसको हम लोग बालू कहते हैं। ठीक है, जो बालू का ढेर होता है, वो जो बालू होता है ना, वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल रेत ही रेत तो हमको दिखाई देता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र रेत के मामला में तो सबसे अधिक धनी है, लेकिन जल के मामले में, पेड़ पौधे के मामले में गरीब है। मतलब वहां पर पेड़ पौधा जल नहीं पाया जाता है, न माने बहुत कम, अल्प मात्रा में मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि माने कहाँ पर अधिक मिलता है। उसके बाद से जो पर्वतीय और पठारी इलाके हैं, देखिए जितने भी नदियां हैं ना, जो भारत की है या फिर विश्व की नदियों की हम बात करें, तो नदियां मुख्य रूप से पर्वतों से ही निकलने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हिमालय, जो भारत का पर्वत है, हिमालय पर्वत, यहाँ से भारत की जितनी भी फेमस नदियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है, उत्तर भारत की, सब हिमालय से ही निकलती है। जैसे कि आप लोग गंगा नदी हो गया, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी से निकलती है, यमुना नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सब मतलब हिमालय के आसपास वाले इलाके से ही निकलती है। मतलब हिमालय क्या है, देखो पर्वत है, मतलब ये पर्वत से होकर निकलती है, पर्वत वाले इलाके से निकलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जहां से निकलती है वहां पर नदियों के कारण ना जल की कभी कमी नहीं होती है, वहां पर जल की आपूर्ति हमेशा अधिक ही रहती है। तो ये जो पर्वतीय और पठारी इलाका है, यहाँ पर नदी चूंकि यहाँ से निकलती है और जहाँ से निकलेगी वहाँ पर तो जल की कभी कमी नहीं होगी, चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, वहाँ पर तो जल हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो वहीं से निकल रही है, उसका उद्गम वहीं से हो रहा है। इसीलिए जो पर्वतीय और पठारी इलाके हैं वहाँ पर जल की अधिकता, मतलब वहाँ पर जल अधिक पाया जाता है, और जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद से लिखे हैं कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, अब विषुवत रेखीय क्षेत्र या फिर आपको इसके लिए पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का एक टर्म होता है कि विषुवत रेखा क्या है। तीन ही रेखा महत्वपूर्ण है, एक विषुवत रेखा, दूसरी कर्क रेखा, उसके बाद एक होता है मकर रेखा। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम क्या किए हैं, इसका अक्षांश और देशांतर का एक वीडियो अलग से बनाया गया है ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में, उसमें आपको अक्षांश देशांतर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं कि विषुवत रेखा क्या है। ठीक है, तो देखिए जो विषुवत रेखीय इलाका है ना, वहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ता है और सूरज की जो किरणें होती है यहाँ पर सब मैंने पूरे हमेशा सीधी है, ऐसे लंबवत पड़ती है। और साथ में क्या होता है कि सबसे अधिक वर्षा भी विषुवत रेखीय क्षेत्र में लगभग हमेशा सालों भर यहाँ पर वर्षा होते रहता है। गर्मी में देखिए गर्मी पड़ता है, सालों भर वर्षा होता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं ना, उनका विकास बहुत अधिक होता है। कहाँ पर, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे मिलता है, मतलब यहाँ पर वनस्पति का विकास अधिक होता है, और वनस्पति पेड़ पौधे होगा तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर जंगल अधिक पाया जाता है। तो यही कहते हैं कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर क्या है, सघन वन का मतलब हुआ, सघन का मतलब हुआ कि बहुत नजदीक, ठीक है, पेड़ पौधे मिलेंगे। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पर मान जो पेड़ होगा बहुत लंबा लंबा होगा, और जो नीचे होगा ना वो सब घास फूस से, लता से, ठीक है, वो सबसे झाड़ी उड़ी से सब नीचे भी बना रहेगा। मतलब इतना सघन रहता है कि उसको पार करना भी, उसमें जाना भी कठिन होता है। ठीक है, तो कौन से इलाके में तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हमको क्या मिलता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हम लोग को सघन वन अधिक मिलते हैं। देख रहे हैं कि कुछ स्पेशल एरिया है, इलाका है, जहां पर ही कुछ अलग अलग कैटेगरी के प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है स्थल स्वरूप में भिन्नता के कारण, जो पृथ्वी का स्थल स्वरूप है अलग अलग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा क्या था जी, तो ये मुख्य रूप से है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, मैंने प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर अधिक मिलता है, कहाँ पर कम मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ा।
अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या विश्व के सभी देश हैं या जितने भी देश हैं, क्या सभी जो देश हैं, जो जितना भी संसाधन है, क्या सभी संसाधनों का सभी देश समान रूप से उपयोग करता है कि कोई देश अधिक उपयोग करता है, कोई देश कम उपयोग करता है। ठीक है, तो ये है। तो देखिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण है ना अलग अलग है, असमान है, वैसे भी जो उपयोग है ना कोई देश अधिक करता है, कोई देश कम करता है। ठीक है, उपयोग भी एक जैसा नहीं है। क्या है जी, उपयोग भी क्या है, असमान है। ठीक है, आखिर ये उपयोग असमान का कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिस देश के पास अधिक टेक्नोलॉजी के मामला में जो देश जितना ही संपन्न है, ठीक है, आगे है, वह देश संसाधनों का उतना ही अच्छे तरीके से यूज करता है। और जो देश क्या है जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है, वह संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं तकनीकी ज्ञान। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि आवश्यकता, नेसेसिटी, मतलब जिस देश को जिस संसाधन का जितना अधिक उपयोग उसको जरूरत होगा। देखिए, हमको जिस चीज की जरूरत होती है ना, उस क्षेत्र में हम ज्यादा माने खोज करते हैं या फिर उस क्षेत्र में ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसको जरूरत ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा उसका यूज करेगा। जिसको जरूरत कम होगा वह उसका कम प्रयोग करेगा, कम उपयोग करेगा। तो ये सिंपल सी बात है। चलिए, अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं कि तकनीकी ज्ञान, जो टेक्नोलॉजी है एवं आवश्यकता की जरूरत किसको है, ठीक है, में अंतर होने के कारण संसाधनों का उपयोग भी वितरण की तरह असमान है। जो अभी बताया हमने कि टेक्नोलॉजी जिसके पास अधिक रहेगा या फिर जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वह उसका ज़्यादा यूज करेगा, जिसको कम ज़रूरत होगी वह क्या करेगा, कम यूज करेगा। ठीक है, अब देखिए, जब बात टेक्नोलॉजी की होती है तो आपको एक महादेश का नाम जरूर पढ़ने को मिलता है, जो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसको महाद्वीप कहिए या फिर महादेश कहिए। ठीक है, जैसे कि एक बात समझिए, महादेश अथवा महाद्वीप क्या होता है। जैसे मान लीजिए, गाँव को मिलाकर हम लोग प्रखंड बनाते हैं, प्रखंड से आगे चलते हैं तो जिला आता है, जिला से आगे चलते हैं तो राज्य आता है। ठीक है, राज्य को मिलाकर हम लोग देश का निर्माण करते हैं। वैसे जब बहुत सारे देश को मिला देते हैं तो एक जो हमको क्षेत्र बनता है ना, उसी क्षेत्र को हम लोग महादेश अथवा महाद्वीप कहते हैं। मतलब महाद्वीप अथवा महादेश में बहुत सारे देश आते हैं। अगर कह रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश आएंगे। जैसे कि आप इसी में आप लोगों को पढ़ना है सोमालिया, रोमालिया, मिस्र। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका भी एक देश है। ये सब कुछ देशों का नाम पढ़ना है। अभी आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा समझिए। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है ना, संसाधन के मामले में तो ये धनी है, यहाँ पर संसाधन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या है कि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो संसाधन है, जो भी इसके पास चीज है ना, उसका यूज कैसे करना है या यूज करने का जो टेक्नोलॉजी है ना, इस अफ्रीका के पास नहीं है। और जब इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको ये पता नहीं है कि हमको इस चीज का उपयोग कैसे करना है, तो वह चीज इसके पास रहते हुए भी क्या है जी, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो यही है कि जो अफ्रीका महाद्वीप में, इसी बात को लिखे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के कई देश, माने जिसमें बहुत सारे देश आएंगे, उसमें कई देश प्राकृतिक संसाधनों में काफी धनी है। धनी कहने का मतलब कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मिलता है, लेकिन परंतु उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है कि इन संसाधन का हम लोग यूज कैसे करेंगे, हमको ये नहीं पता है। टेक्नोलॉजी इसका अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है। अब टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो उसका यूज अथवा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है जी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, इस मामले में पिछड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसका पर जो प्रगति है अभी बहुत ही माने क्या है, बीच में नीचे की अवस्था में, अभी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकासशील की अवस्था में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि उपयोग में क्या है जी कि उपयोग भी असमान है। क्यों? क्योंकि तकनीक और आवश्यकता के कारण भी उपयोग में क्या होता है, अंतर आ जाता है। इसके बाद से यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं, ये जो हमारा है ना, आखिर जो हम पहले पढ़े थे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अलग अलग है, सब जगह असमान है। उसी का कुछ कारण है कि वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण है। कौन कौन से हैं जी? तो एक अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश क्या है? तो इसके लिए जाकर आप लोग अगर ठीक है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा कि अक्षांश किसे कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि यहाँ पर इसका क्या कहा जा रहा है। अगर कह रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो मध्य सेंटर से होकर जाता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, और इसके ऊपर जाते हैं तो इस अगर 23.5 डिग्री है,
ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर जो रहता है सबसे दक्षिणी भाग में एक बिंदु के समान अक्षांश हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए जैसे यही जो इलाका है ना, यही इलाका कहलाता है हमारा विषुवत रेखीय प्रदेश अथवा विषुवत रेखीय क्षेत्र, 0 डिग्री के आसपास वाला इलाका। तो कह रहे देखिए इसी सब को हम लोग कहते हैं अक्षांश। तो कह रहे अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है ना प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असामान्य अलग अलग है। तो यहाँ पर समझिए, अभी बताएं यहाँ पर कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सघन वन माने पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर बहुत अधिक पाया जाता है। तो इस वाले इलाका में पेड़ पौधा जंगल अधिक मिलेगा, और इससे जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ना, या फिर इसके नीचे की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा ना कि अक्षांश का मान बढ़ते जाएगा। अक्षांश का मान इधर ऊपर जाएंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, ऊपर गए तो 23 हो गया, यहाँ पर 0 है, नीचे आ रहे हैं तो 23 हो गया। तो नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, फिर भी ऊपर भी क्या होगा, अक्षांश का मान बढ़ते जाएगा। और अक्षांश का मान बढ़ेगा तो जो प्राकृतिक संसाधन, जो पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, इनकी संख्या कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम लोग यहाँ ध्रुव पर पहुँच जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाने के बाद सही रहता है ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ मिलता है, और बर्फ अधिक मिलने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब कम मिलेगा तो वहाँ पर संसाधन कम हो गया कि नहीं। तो यही कहते हैं कि अक्षांशीय विस्तार के कारण जो प्राकृतिक संसाधनें हैं वो क्या होती है, माने इसको ये प्रभावित करने का कार्य करता है, उसको बताने का कार्य करता है कि अगर इतना डिग्री अक्षांश है तो यहाँ पर कौन सा माने यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे अधिक मिलेंगे कि कम मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आगे समुद्र तट से दूरी, दूसरा क्या है कि समुद्र तट से ऊंचाई। अब देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर भी क्या होता है कि पेड़ पौधों की संख्या कम होने लगती है। जैसे कि जो पर्वत वाला इलाका होता है, अगर हम पर्वत पर बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने लगे तो वहाँ पर हम लोग मैंने देखते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हमको वहाँ पर हवा जो होता है ना, एयर वायु कम मिलने लगता है। जितना ऊपर जाएंगे हवा का घनत्व कम होने लगता है, हवा कम में मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि पेड़ पौधे का विकास कम होता है, और एक लिमिट है कि इसके ऊपर चले गए तो कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। मतलब अगर समुद्र तल से हम जितना ऊपर की ओर चले जाएंगे हमको पेड़ पौधे कम मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और स्थल स्वरूप में भिन्नता, स्थल स्वरूप में भिन्नता ये है पहाड़, पठार और मैदान। तो ये हम लोग का आज हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक और लास्ट टॉपिक बच रहा है जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, कि संसाधनों को बचाना जरूरी क्यों है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।